देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्टार टी न्यूज़ पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने पर्यावरणविद स्वच्छता पुरुष बिंदु भूषण दुबे जी, जिनका नाम स्वच्छता के क्षेत्र में 700 से अधिक जन जागरण कार्यक्रम करने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज है। आज हम इनसे पर्यावरण पे और इस कोरोना महामारी में पर्यावरण को कितना फ़ायदा हुआ, ये सब बातों पे हमारे बीच में हैं उन दुबे जी हैं, उनसे हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आइए, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार डी न्यूज़ पे। पर्यावरण पे और पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि पर्यावरण के लिए? 84 लाख योनि में सर्वाधिक चेतना वाला व्यक्ति, चेतन दिमाग वाला व्यक्ति मनुष्य ही है। पर्यावरण से के बिना कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, जीवित नहीं रह सकता। लेकिन चूंकि सर्वाधिक चेतनशील प्राणी मनुष्य है, तो मनुष्य के जन्म के साथ कुछ कर्तव्य हैं जिसका निर्वहन मनुष्य को करना चाहिए। और सबसे अधिक कर्तव्य पर्यावरण को लेके है। जैसे एक मनुष्य प्राणवायु ऑक्सीजन लेता है, बदले में वो क्या देता है? कुछ भी नहीं। एक मनुष्य पानी पीता है, जल लेता है, बदले में वह प्रकृति को क्या देता है? कुछ भी नहीं। एक मनुष्य सूर्य की रोशनी ग्रहण करता है, बदले में प्रकृति को वो कुछ भी नहीं देता। जबकि प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना वह 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, जल के बिना कुछ घंटों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, सूर्य की रोशनी के बिना कुछ दिनों से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने जीवन में उपस्थित रहकर सबसे अधिक एहसानमंद प्रकृति का होना चाहिए कि मुझे जो श्वास मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके बदले आखिर हमारा क्या कर्तव्य है। आपने कहा क्या करना चाहिए। एक मनुष्य जितना श्वास लेता है वो सब कुछ वृक्ष से मिलता है, पेड़ से मिलता है। पीपल का पेड़ 7 मनुष्यों के लिए 24 घंटे में 7 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करती है। क्या मनुष्य को ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने अपने जीवन में एक पेड़ लगाया है क्या? और यदि एक पेड़ लगाया है तो उसे बड़ा किया है क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी वृक्ष लगाकर उसे संरक्षण देने की है कि नहीं? जल की बात यदि हम करते हैं तो हम जल को लगातार बर्बाद करते आ रहे हैं। हम स्नान करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं और जल को रासायनिक साबुन और डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर धोते हैं। और पृथ्वी के अंदर जब जल जाती है तो घास फूस इत्यादि को रसायन की वजह से बर्बाद करती है और वह प्रदूषित पानी पीने के योग्य नहीं रह जाता। हमारा कर्तव्य है कि इनको स्वच्छ रखने में, जल संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ाने में वृक्ष लगाकर अपना बहुमूल्य योगदान करें। सर, हमारे दर्शकों को आपसे ये जानने का जिज्ञासा भी होगा, अगर पर्यावरण पे इतना क्रांतिकारी रूप से काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि किस किस क्षेत्रों में और कहाँ किस किस जगह पे आपने इस पर्यावरण के लिए क्या काम किया? भारत के लगभग सभी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में, केवल आसाम में, अगर मैं कहूं तो 20 से अधिक राज्यों में मैंने 750-800 कार्यक्रम स्वच्छता के क्षेत्र में किए हैं। और स्वच्छता के अलावा 200 कार्यक्रम, 200 से अधिक कार्यक्रम प्रकृति पर्यावरण पे किए हैं। पर्यावरण के 5 आयाम हैं: जीव, जगत, जल, जमीन, जंगल। 5 ज, जिसे अंग्रेजी में जीव को विंग्स, जगत को वर्ल्ड, जल को वाटर, जमीन को वेस्टलैंड और जंगल को वुड बनाया है मैंने।
इस पे मैंने इंग्लैंड में कार्यक्रम किया है, लंदन में। इस पे मैंने नेपाल में 4-5 बार नेपाल जाकर पूरे देश स्तर पे काम किया है। कोरोना के संकट की वजह से, वरना आज 22 मई है, जी मुझे 12 मई से 23 मई तक फ्रांस में कार्यक्रम करना था, जी जी जो अभी एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा है। इस साल थोड़े समय के बाद हम जाएंगे। विश्व स्तर पर पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने की ज़रूरत है। भारत के सबसे बड़े श्रेष्ठ उद्योगपति श्री रतन टाटा ने भी अपने कारोबार को समेटने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद, क्लाइमेट चेंज की दिशा में अपना सारा समय लगाने का फैसला किया है। सोशल नेटवर्क के थ्रू मैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। रतन टाटा जी भी क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में सर्वाधिक ध्यान देने के लिए मनुष्य को पर्यावरण में ज़रूरी है, वरना प्रकृति, पृथ्वी और विनाश की ओर हम जा रहे हैं। कल अभी से 12 घंटा पहले बहुत बड़ा अम्पन तूफान उड़ीसा, बंगाल में आया है। ये सब प्रकृति विनाश का संकेत है। नेचर इज थ्रेटनिंग द पीपल, प्लीज बी कॉशस। आप सुधर जाइए। सर, आप एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। पर्यावरण दूषित कैसे हो रहा वो तो आपने बताया। तो पर्यावरण दूषित होगा तो बीमारी, जैसे ये संक्रमण फैल रहा है और ये हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? मैंने आपसे कहा पर्यावरण दूषित नहीं हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो चुका है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आज से 200 साल पहले 1820 ईस्वी में पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी। 100 साल बीत जाने के बाद 1920 ईस्वी में पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हुई। फिर महज 50 साल बीत जाने के बाद 1970 में पृथ्वी की आबादी 400 करोड़ हुई। और फिर अभी 50 साल बीते हैं, अब लगभग पृथ्वी की आबादी 780-90 करोड़, 800 करोड़ हो चली है। पृथ्वी में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। पृथ्वी में 3% पानी पीने योग्य थे, 97% पानी समंदर में था, जिसे मनुष्य व्यवहार में नहीं ला सकता। 3% पानी जो पीने योग्य थे, 1% पानी बर्फीले पहाड़ में थे। भारत में जिसे हिमालय, अमेरिका में अटलांटा और यूरोप में उसी को ग्लेशियर कहते हैं। 1% बर्फीले पहाड़ में पानी थे और 1% पानी पेड़ों के जड़ के नीचे थे। हमने इन 50 वर्षों में क्या किया? हवाई जहाज इतना अधिक आसमान में उड़ा, उसके और एयर कंडीशन के ओजोन से पृथ्वी के 80% बर्फीले पहाड़ पिघलकर जमीन पर पानी बनकर उतरने लगे। मनुष्य को इतनी चिंता नहीं थी, न ही मनुष्य के पास पैसे कमाने के होड़ में समय था। लोगों ने उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए लगातार प्रदूषण को बढ़ाते रहे और बर्फ पिघलकर समंदर में पानी चला गया, उसे धरती पर रोक नहीं पाए। पेड़ को काटते काटते 80% जंगल हमने काट डाले, 20% जंगल बचा है। 100 करोड़ आबादी जब पृथ्वी में थी 1820 ईस्वी में, 200 साल पहले, तो जितने जंगल थे अब 20% बचे हैं। भारत का उदाहरण देख के मुझे चिंता होती है कि विज्ञान के अनुसार जिस दिन पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री होगा, उस दिन 1 घंटा से अधिक बचना मनुष्य को मुश्किल हो जाएगा। भारत के लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। जैसलमेर में पिछले साल 54 डिग्री तापमान अधिकतम हो गया। टीवी के पत्रकारों की भी हैरानी होती है बुद्धि देखकर। वो खुशी नहीं, वो उसको एक तरह से जश्न के रूप में दिखा रहे हैं। देखिए साहब, 54 डिग्री तापमान में बीएसएफ के जवान बालू में पापड़ सेक रहे हैं और उत्साह के रूप में उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन सर, इसमें ये कहना है
कि जैसे मीडिया है तो मीडिया अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाती है। मीडिया की दूसरी भूमिका के बारे में मैं बात जी, करना जी, चाहता हूँ। जी, मीडिया क्या ये आंदोलन नहीं चला सकता? बिल्कुल आंदोलन क्या है चला पापड़ सेकने वालों, तुमने कितने पेड़ लगाए? मीडिया कौन है? मैं हूँ, आप हैं। नेता कौन है? चार स्तंभ में एक मैं हूँ, एक आप है, मेरे और भाई, अलग अलग चार, चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया किसी चीज को ध्यान आकृष्ट करता है नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाने में, उद्योग जगत के खिलाफ मुहिम चलाने में मीडिया को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कितने मीडिया के लोग हैं जो वृक्षारोपण मुहिम चलाए हैं? आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, ये देखने वाली बात है। सर, जो पर्यावरण के लिए किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, जैसे आपने मीडिया के बारे में बोला, तो मीडिया को आप जो बताएंगे या मीडिया जो देखेगा उसका मुहिम चलाएगा। अलग अलग मीडिया में भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे को देखे ना देखे अलग चीज़ है, लेकिन जो पर्यावरण है और जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, यही का ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग एक दूसरे से जितना अपने से हो सके सुरक्षित रहना चाहिए और आदमी को पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए। जो आपने कहा कि एक पेड़ लगाना चाहिए, एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति एक भी पेड़ लगाएगा तो पेड़ लगेगा। पेड़ ना लग के जो पेड़ लगा हुआ था पहले सरकारों के द्वारा रोड बनवाने के लिए काटा गया। सर, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, जो सही है, मैं जो हो रहा है, जहाँ पे 4 लाइन, 12 लाइन, 18 लाइन बन रहा है, वहाँ पे जितनी पेड़ पहले लगी हुई थी हाईवे पे सब कट चुका है, लेकिन उस जगह पे दोबारा कोई पेड़ लगा नहीं। तो क्या सर ये गलत नहीं हुआ? सरकार के द्वारा पेड़ लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? ये सवाल सर बहुत बड़ी सवाल है, और इस क्रांति को लेके आप निकले हैं पर्यावरण के लिए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता इस जगत के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, कि आपने एक ऐसी मुहिम को छेड़ा है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हूँ। आपसे सर पर्यावरण के लिए आपका जो प्रोग्राम है उसमें और क्या क्या सहयोग कर सकते हैं लोग? मैं अपनी बात को आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से और खुद भी लिखकर मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, वन पर्यावरण मंत्री, हर जगह दिया है। भारत में 30 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जी, 30 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, पहली कक्षा से एमए कक्षा तक। 130 करोड़ भारत की आबादी है। मैंने ये कहा है कि जो बच्चा एक पेड़ लगाकर बड़ा नहीं करेगा उससे मिडिल क्लास पास नहीं करेंगे। मतलब 6वीं पास करने के लिए बच्चे को एक पेड़ पहली कक्षा में लगवाना है, उसे वो देखे और 6 साल तक उसे बड़ा करे। दूसरा, पेड़ लगा के सफलतापूर्वक समाज को प्रदर्शित करेगा तब मैट्रिक पास कराएंगे। और तीसरा पेड़ अगर वो लगाएगा तब उसको ग्रेजुएशन बीए पास कराएंगे। कम से कम 3 से 4 पेड़ उस, और अपने जन्मदिन पर 1 पेड़। मेरी मुहिम ये है, अगर भारत का आप आंकड़ा देखें तो भारत की 135 करोड़ आबादी है। भारत को 100 लाख करोड़ पेड़ लगाने की ज़रूरत है। मतलब मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को 100 पेड़ लगाकर उसे बड़ा करना होगा। एक मनुष्य सफलतापूर्वक 100 पेड़ लगाकर बड़ा कर लेगा अपने जीते जी, तब वो भारत को बचा पाएगा, नहीं तो नहीं बचा पाएगा। अभी की बात आपसे कहें, अभी मीडिया की भूमिका एक होनी चाहिए। मैंने परसों छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में भी ये मामला उठाया। भारत में 900 नदियाँ थीं, 300 नदियाँ समाप्त हो गई हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं 500 मीटर बाईं तरफ इस स्टूडियो के हरमू नदी है, समाप्त हो गई है। ये ठीक है कि फाइलों पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चे दिखा दिए गए। मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं दूंगा, परंतु जब मैं बच्चा था इसी स्थान पे मेरा जन्म हुआ। इस हरमू की नदी को बड़े धारा प्रवाह में छोटी गंगा के रूप में बहते दिखा था। हरमू नदी स्वर्ण रेखा में शामिल होती थी, स्वर्ण रेखा नदी गंगा में मिलती थी। हर छोटी नदियाँ बड़ी नदियाँ के साथ गंगा में मिलती हैं और गंगा अंत में जाके गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है।
मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन में, मैंने परसों भी ये बात कही है कि 35 वर्षों में 1985 में राजीव गांधी ने गंगा सफाई अभियान बनारस से प्रारंभ किया था, जिसे श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से और अधिक तेजी से ले जाने का काम किया। परंतु गंगा 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। 2525 किलोमीटर गंगा बहती है। सर्वाधिक प्रदूषित गंगा का इलाका कानपुर था, उत्तर प्रदेश था, जहां सबसे ज़्यादा भारत में चमड़े का कारखाना है। कानपुर विश्वविख्यात है लेदर एक्सपोर्ट करने के लिए, चमड़ा निर्यात करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम चमड़ा बेच रहे हैं विश्व को, लेकिन वो चमड़ा धोकर पशुओं का गंगा में ही पानी गिराया जाता था। इसका समाधान ये था कि जो चमड़े फैक्ट्री के मालिक थे उन पर सरकार तेज कानून लगाता कि आपके कैंपस में मान लीजिए 2000 लीटर पानी चमड़ा धोकर गंगा में डालते हैं, आप उसे गंगा में नहीं डाल सकते। अपने कैंपस के अंदर उसको स्वच्छ करिए, सोख्ता बनाइए और मशीन लगाकर उस पानी को फिर से फिल्टर करिए और साफ करिए। सर, इसमें तो उनको परमिशन तो सरकार ही ना देगी। सरकार को तो इस पे सजा कौन देगा? सजा तो देना है, लेकिन सजा आम जनता भी देती है। लेकिन सर, मेरा ये कहना है कि सरकार को भी तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जब हम उनको एनओसी दे रहे हैं, पर्यावरण का दूषित, मैं ज़्यादातर ये प्रयास करता हूँ कि सरकार और मंत्री और नेताओं को दूर रखूँ। अलग यदि सरकार, मंत्री, नेता और प्रशासन, चाहे वो जिस भी दल के लोग हों, वो सही होते तो देश की दुर्गति ऐसी नहीं होती। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के माध्यम से कि इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत तरह की परिस्थितियाँ हुई, लोग बहुत परेशान हुए, तकलीफ भी हुई, लेकिन लोगों ने सहजता से इसको एक्सेप्ट किया और अच्छे ढंग से लॉकडाउन को पालन किया। इस लॉकडाउन में हमारे पर्यावरण को कितना फायदा हुआ सर? भारत ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर। सबसे पहले तो मैं भारत की ही बात करूंगा। भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा गंगा माँ को हुआ और सभी नदियों को हुई। गंगा की पानी प्रदूषण की पराकाष्ठा पे थी, फैक्ट्री बंद हुए, अब गंगा का पानी हर जगह पीने योग्य है, उठा के पी सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया दामोदर और भैरवी का संगम रजरप्पा, वहाँ हम बचपन से पूजा करने जाते थे 30-35 वर्षों से। हाथ धोते थे तो हाथ में लगता था कि जैसे गाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रीस लगाया है, खुजली होती थी। परसों मैं उस जगह पे जैसे ही आवागमन प्रारंभ हुआ, टैक्सी और निजी वाहन से लोग एक दूसरे जगह अंतर जिला झारखंड में आना जाना प्रारंभ हुए, मैं उस जगह पे सिर्फ उस नदी का दर्शन करने पहुंचा और उस जल को मैंने पिया। पर्यावरण वो काम कर दिया है जो आज तक 35 वर्षों में गंगा सफाई का कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री नहीं कर पाए। अब क्या करना है, ये सवाल है। अब कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से सामान्य वातावरण होगा। लोग अपने घर का सारा कचरा उन नदियों में ना बहाएं, इनकी रोकथाम करनी है। भारत में 900 नदियां थीं, 300 नदियां समाप्त हो गई। यहाँ देवघर जिला में बीचों बीच शहर में एक नदी थी, उसमें मुहल्ला बना दिया लोगों ने। अब क्या करना है सरकार के तरफ से भी, और आप मीडिया बंधु ये आवाज़ उठाइए कि पुलिस चेक पोस्ट हर नदी के ऊपर में लागू हो, नदी में लेटरिन करना बंद हो, नदी में किसी भी प्रकार का मल मूत्र कूड़ा कचरा डालना बंद हो, स्नान यदि कोई करता है तो साबुन का इस्तेमाल बंद हो। जीव जंतु के संरक्षण के लिए, नदी की स्वच्छता को पवित्र रखने के लिए नदी के ऊपर में पहरा देने की मांग मैं करता हूँ। धारा 144 रहे कि 20 आदमी घुस के साबुन लगा के उस नदी को बर्बाद कर रहे हैं, पानी का बोतल फेंक रहे हैं। इन सब चीज़ों से प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र
रासायनिक साबुन वर्जित क्षेत्र और किसी भी प्रकार का मल मूत्र विसर्जित क्षेत्र वो न हो। सर आपका जो ये मुहिम है, ये मुहिम आगे और चलाने के लिए मैं भी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस मुहिम से जुड़िए और आगे मुहिम को बढ़ाने के लिए हम लोग पर्यावरण पे, जैसे आपने कहा कि मीडिया वाले भी हमारा साथ दें, मीडिया वाले ऑफकोर्स आपका साथ देंगे सर, क्योंकि जो अच्छाई होता है तो अच्छाई के पीछे सब लोग लगते हैं। एक बात मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा सर, और पूछना भी चाहूँगा, जैसे हम लोगों को तो सरकार की बातें नहीं करनी है, सरकार को अलग रखना है, प्रशासन को अलग रखना है, इन लोगों की बात नहीं करनी है, लेकिन सर ये चीज़ में एक सवाल, हम झारखंड में हैं, झारखंड की धरती पे हैं और झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक सिंचाई कुआं तक नहीं है। आज बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन कहीं बंजर है, पठार है, जमीन है, लेकिन जल की व्यवस्था नहीं है। तो क्या सर इस पे आप कुछ बता सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? अगर नदियों को स्वच्छ रखा जाएगा और जी। नदियों का जल स्तर बढ़ना प्रारंभ होगा। एक तो मैं सबसे पहले सवाल पे आपका कहूँ कि पर्यावरण रक्षा अभियान हर व्यक्ति को अपने स्तर पर चलाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि सांस केवल सरकार नहीं लेती जी है, बिल्कुल बिल्कुल। पानी केवल मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं पीता है। जी, जी। ज़्यादातर राजनीतिज्ञों का आलम ये है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तर की कोई आलोचना नहीं करता, परंतु निचले स्तर पे जो लोग कारगर हैं वो ज़्यादातर लोग इसी में परेशान हैं कि उनकी गद्दी कैसे बचे। एमएलए है तो उसे दोबारा कैसे टिकट मिले तो वो दोबारा चुनाव कैसे जीते, उसकी चिंता में वो है। एमपी का भी यही हालत है। हर कोई अपने को विकसित करने में है, किसी को पर्यावरण और पृथ्वी का संकट की चिंता नहीं है। मैं पर्यावरण रक्षा अभियान हर व्यक्ति को अपने स्तर पर चलाने का प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक नागरिक जो इसको देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पेड़ की रक्षा करें। वो कहेंगे मैं फ्लैट में रहता हूँ, कहाँ लगाऊँ? आप स्थान का चुनाव जिस दिन सोच लीजिएगा कि हमको पेड़ लगाना है, आप कुछ मत करिए, 1 किलो पीपल का और बाकी दूसरे चीज़ों का कोई भी बीज, अभी घर में आप लीची खा रहे हैं, कल आम खाएंगे, उन लीची और आम को रास्ता चलते गाड़ दीजिए। अगर नसीब में होगा आपके हाथ से तो पर्यावरण में कटहल खाएंगे कुछ दिन के बाद पका हुआ। जून महीने में कटहल पकना शुरू होता है तो उसके दानों को कहीं भी ले जाके गाड़ दीजिए। प्रयास करिए पीपल के दानों को, ताकि कुछ पेड़ आपके माध्यम से लग सके। प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। दूसरी बात, जो सिंचाई और जलाशय की कमी है, सरकारी फाइलों में ये सब खूब है, 32,000 तालाब खुदे मिलेंगे, 1.5 लाख कुएं खुदे मिलेंगे, सरकारी फाइलों में है, उसके पैसे भी गए, हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो फ्लैट के बिना एक इंडिविजुअल घर में रहता है, अगर वो आज तय कर ले कि रोज़ाना हम 500 लीटर पानी अपने घर में बर्बाद करते हैं और उसे कहीं नहीं जाने देंगे, केवल अपने घर के निकट किसी भी तरह से 1000 स्क्वायर फुट के एक छत में अगर उसके पानी को ज़मीन में उतार के सोख्ता बनाया जाए 8 फुट का, गिट्टी बालू और ईटा को उसमें डालकर, तो वो पानी दोबारा रिचार्ज होगा और हैंडपंप के माध्यम से आपके पास आएगा। मेरा विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। जब जनता जाग जाएगी तो सरकार आपके पीछे पीछे चलेगी। जिस भी मुहिम पे जनता जागती है, सरकार उसके पीछे पीछे चलती है। 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो भारत की 30 करोड़ जनता जाग गई थी और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन उसी समय हुआ था। 10 करोड़ से अधिक जनता सड़कों पे दिखाई देती थी जब गांधी ने अंग्रेजों के सामने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत की जनता को कहा था करो या मरो, डू और डाई। अभी भी डू और डाई के नीति पे पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना होगा, नहीं तो हमारा जीवन ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन बोतल में बंद होकर बिक रहा है, पानी बोतल में बंद होकर बिक रहा है,
पानी की हैरानी तो तब हुई कि जब हवाई जहाज में आप चलिएगा तो 50 ग्राम पानी का बोतल आना प्रारंभ हो गया है। विदेशों में मैंने सुना है कि 10 ग्राम का कैप्सूल पानी का मिलता है। भारत में 100 ग्राम और 50 ग्राम के पानी के पाउच मिलते हैं। बम्बई और दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुले हैं क्योंकि इतना अधिक प्रदूषण है। आपको 1 घंटा 2,500 लेके आपको शुद्ध हवा नाक में देते हैं। बीमारी इस कदर फैल गई है कि लोग ऑक्सीजन का बोतल लेके घूमते हैं जी। ये दृश्य दिख रहा है जो इंसान के लिए उचित नहीं है। सर, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों की तरफ से, क्या इस पर्यावरण और इस मुहिम में प्रत्येक व्यक्ति को आपके साथ जुड़ना चाहिए? ये मैं भी आग्रह करता हूँ कि जो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये कोई छोटा कार्य नहीं है और इससे सब लोगों को फ़ायदा है, पूरे जगत को फ़ायदा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस मुहिम को आगे और हम लोग बढ़ाएंगे और इस मुहिम पे आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिंदु भूषण दुबे आप सभी से अपील करता हूं कि मेरे मुहिम में जुड़े न जुड़े, पर्यावरण रक्षा का संकल्प अपने स्थल पर बैठ के करें। एक पेड़ लगाएं, उसे बड़ा करें। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, अपने स्वर्गीय दादा दादी माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर, अपने विवाह के वर्षगांठ और जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, उसे संरक्षित करें और संरक्षित करके उसे बड़ा करें। ऑक्सीजन की कठिनाई हो रही है सांस लेने में। भारत के हर एक ज़िले में, पूरे भारत देश में 750 ज़िले हैं। इन भारत के अधिकतर ज़िलों में 60% से 65% शुद्ध हवा नाक में जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि 30% हवा प्रदूषित है। और आप समझ सकते हैं कि हवा या पानी, एक गिलास में 30% गंदा पानी है, मतलब पूरी तरह से आप प्रदूषित पानी पी रहे हैं। हवा में 30% प्रदूषण है, इसका मतलब पूरी तरह से आप प्रदूषित हवा ले रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोरोना जैसे हज़ारों संकट रोज मंडरा रहे हैं। कोरोना दिख गया, हज़ारों वायरस वातावरण में फैले हुए हैं। कई वायरस ऐसे हैं जो मनुष्य के मौत का कारण बनते हैं और उनको पता नहीं लगता। आपको इसके निदान के लिए किसी का राह नहीं देखना है, मैं आपको जगाने आया हूँ। आप मेरा साथ दें या ना दें, पानी बचाएं। जो पानी आप खर्च करते हैं, नहाते धोते पीते हैं, अपने घर में लेटरिन से भी जो पानी निकालते हैं, उसे 6-7 फुट का सोख्ता बनाकर शुद्ध करें। अपने घर में ही उस पानी को रहने दें। यदि पक्के के मकान में है तो छत का पानी को बहकर कहीं और न जाने दें। नदी नालों में साबुन का प्रयोग न करें, वो साबुन से उसके जीव जंतु मरते हैं। खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करें। रसायन और पेस्टिसाइड डालने से चिड़िया उस दाने को चुगती है और उस पेस्टिसाइड से दाने को खाकर मर जाती है। और उस चिड़िया का आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व ये है कि कोरोना जैसे वायरस को वो चिड़िया खा जाता है। वो चिड़िया मर जाएगा तो अंततः आपके ऊपर भी मौत दस्तक देगी, जैसा कोरोना में दे रही है। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पर्यावरण के लिए जागिए, पानी बचाइए, वृक्ष लगाइए, वृक्ष को बड़ा करिए। वृक्ष नहीं तो पर्यावरण का ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो हम और आप नहीं। इसी बात के साथ मैं आप सबको फिर से मिलने की आशा करते हुए विदा लेता हूँ। बिंदु भूषण दुबे को अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।